हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीयू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉलिड स्टेट फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आपसे मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में अपने चैनल के एनालिटिक्स चेक कर रहा था, व्यूअरशिप वगैरह। तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोज़ को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि इस टाइम पर एग्जाम टाइम पर यूट्यूब के ऊपर कहीं भी आपको इतना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। तो इफ समवन इज ट्राइंग टू हेल्प यू, यू शुड ऑल्सो हेल्प दैट पर्सन। ठीक है। एंड अपने इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह होते हैं वहां पर भी शेयर कर दिया करो। बाकी अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी हेल्प चाहिए होगी, डिटेल कोई पार्ट नहीं समझ आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज, मतलब आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या फिर मेरा जो शुरुआत में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था वहां पर मुझसे डीएम करके पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ओके। बिकॉज मैंने समझा है उस चीज को कि डीयू एमएससी फिजिक्स के अंदर स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। आपके साथ आपके चार सब्जेक्ट होते हैं, आपके एक्सपेरिमेंटल लैब्स होती हैं, वाइवाज होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बीच में एक अच्छी ग्रेड बनाना स्टूडेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एंड जहां पर की जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इन डिटेल, मतलब डेप्थ में पढ़ाए जाते हैं। एंड कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि इतना फिक्स सिलेबस है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो उस टाइम पे एक अच्छा ग्रेड बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके लिए कोई एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प कर रहा है, उस आपको भी एटलीस्ट हेल्प करनी चाहिए सामने वाले की। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आप अब इसके बाद सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को। ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर दिया, देन उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम सबसे पहले। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2024 एंड ये 4 मार्क्स में पूछा गया था। सो अ सुपर कंडक्टिंग वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज करंट थ्रू इट। जो सुपर कंडक्टिंग वायर होती है जिसका रेडियस आर है, उसके अंदर करंट फ्लो करता है। इफ द टोटल करंट कैरिड बाय द वायर इज आई, show that the magnetic energy per unit length of the wire is mu naught I square divided by 16 pi. This you have to show and take magnetic energy small u is equals to b square divided by 2u0. ओके। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो। सो आपको अज्यूम करना है एक वायर सिलेंड्रिकल शेप में जिसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैग्नेटिक एनर्जी की हेल्प से, आपको हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी दे रखी है हमें, हम मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ तक पहुंचना है। सो हम क्या करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इसमें हम बी की वैल्यू पुट करेंगे एंड उस एक्सप्रेशन को फिर हम मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमें बी की वैल्यू चाहिए। तो बी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग योर एम्पियर्स लॉ। यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो एम्पियर्स लॉ में आपको एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है सेंटर से, यहां पर कहीं बीच में, जिसका रेडियस स्मॉल आर हो। ओके। सो उसके लिए आप एम्पियर्स लॉ कैसे लिखोगे, डेट बी इंटू, वहां पर जो लेंथ होगी वो कितना हो गया, 2 पाई आर सर्कुलर, इंटू ये किसके इक्वल होता है, म्यू नोट इंटू आई एनक्लोज, करंट एनक्लोज इन दैट सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस। सो अगर आप यहां से बी निकालोगे तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई एनक्लोज डिवाइड बाई 2 पाई आर। ठीक है। सो बी आ गया, लेकिन बी के अंदर हमें आई एनक्लोज नहीं पता है कितना होता है। तो आई एनक्लोज कितना होता है आपके पास, आई एनक्लोज इज इक्वल टू, जो उसका स्मॉल एरिया, उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, जो आपने स्मॉल क्रॉस सेक्शन यहां पर लिया है सिलेंड्रिकल वायर के ऊपर, डिवाइड बाय टोटल एरिया, दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करंट फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया। सो यू विल गेट आई एनक्लोज इक्वल टू, I enclosed equal to small r square divided by capital R square into I. ठीक है। So your magnetic field B will become mu naught divided by 2 pi r into small r square divided by capital R square into I. So एक पावर r की कैंसिल हो जाएगी। So expression will become B is equals to mu naught r divided by
और यू कैन राइट म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाय 2 पाई r²। तो हमारे पास ये b का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम b की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। सो योर मैग्नेटिक एनर्जी विल बिकम, so let me write, your magnetic energy small u will be 1 by 2 mu 0 into b. So your b is mu naught I r divide by 2 pi r²। सो म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी म्यू इज स्मॉल यू इज इक्वल टू आई आर डिवाइड बाय 4 pi r²। सो दिस इज योर मैग्नेटिक एनर्जी। अब हमें कहां तक पहुंचना है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ निकाल, पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, फॉर अ स्मॉल सिलेंड्रिकल शेल, हम यहां पर एक शेल कंसिडर करेंगे इसी सरफेस के ऊपर, एंड जिसका रेडियस हमारे पास स्मॉल आर होगा। So for a small cylindrical shell having radius small r and thickness dr and length L, length will remain same, that is the length of your wire. So उस केस में हमारा जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो कितना होगा, dv will be 2 pi r into dr, that is the circumference, into its width and multiplied by length. So this will give me the volume of the shell. वॉल्यूम ऑफ शेल। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी इस शेल के अंदर। सो मैग्नेटिक एनर्जी इन शेल, दैट इज डी यू, लेट्स कॉल इट डी यू। इसके अंदर जो टोटल स्मॉल मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज डी यू। तो डी यू इज इक्वल टू 1/2 म्यू, ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया है, दैट इज आई आर डिवाइड बाय 4 pi r² multiplied by volume element. So volume element will be, this is magnetic energy, okay, ठीक है, हाँ, तो 4 pi r² multiply by volume element. So volume element will be, गाइज यहां पर ना क्वेश्चन में करेक्शन है, तो ये जो आपको टर्म दी हुई है ना, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। क्वेश्चन के अंदर एक करेक्शन है, तो आपने जहां पर ये टर्म लिखा है दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, दैट इज मैग्नेट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज दिस मच, 2 pi r into small dr and then you have L। ठीक है, यहां पर कुछ तो गलत किया है, वो समझ नहीं आ रहा। देखो b का एक्सप्रेशन यहां तक ठीक है, उसके बाद आपको b की वैल्यू यहां पुट करनी है। अच्छा, यहां पर आपको b² पुट करना था, सॉरी गाइस, b² पुट करना था। तो b² आपके पास कितना होगा, इस क्वांटिटी का स्क्वायर, दैट इज म्यू नॉट स्क्वायर I² r, म्यू नॉट स्क्वायर I² स्मॉल r² डिवाइड बाय 4 pi² r² है ना, तो r की भी पावर 4 हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर म्यू 0, तो म्यू 0 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। सो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू म्यू 0, म्यू जीरो इज योर नॉट परमिएबिलिटी, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। देन आपके पास आएगा I², देन स्मॉल r², एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 8 pi² एंड देन r⁴।
तो आपको ये वैल्यू ही यहां पर रखनी है, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एंड देन उसको हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो म्यू जीरो आई स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई स्क्वायर कैपिटल आर पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एलिमेंट, एंड देन हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर योर डी आर। ठीक है, डी आर पर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम म्यू जीरो आई स्क्वायर, एल कॉन्स्टेंट है तो एल को बाहर लिख लेंगे, डिवाइड बाय, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर पावर 4, एंड देन इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर यहां पर है, आर यहां पर है, सो आर क्यूब का आपको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 टू आर। ठीक है, सो मैग्नेटिक एनर्जी फॉर दिस स्मॉल शेल डी यू विल बी इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे इट विल बिकम कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी, सो इट विल बिकम कंप्लीट कैपिटल यू, सो कैपिटल यू विल बी इक्वल टू, ये कितना आएगा आर पावर 4 डिवाइड बाय 4, तो आर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली जो इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा ना आपके पास, वो आएगा कैपिटल आर पावर 4 डिवाइड बाय 4, तो आर पावर 4 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई। सो योर कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी, और यू कैन से टोटल मैग्नेटिक एनर्जी will be equal to mu naught I square L divide by 16 pi. This is your total magnetic energy. हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर लिखते हैं मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइड बाय लेंथ। सो जब आप इस एक्सप्रेशन को L से डिवाइड करोगे तो L न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएगा, सो योर फाइनल आंसर विल बी म्यू जीरो आई स्क्वायर डिवाइड बाय 16 पाई, एंड यही आपको शो करना था। फाइन, सो यू कैन से हेंस प्रूव। सो अगर इसका एक क्विक ओवरव्यू दूं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सबसे पहले यूजिंग योर एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको यहां पर पुट करना है, उससे आपको यू मिल जाएगा, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। फाइन, अब आपको एक स्मॉल शेल कंसीडर करना है, उस शेल का आपको वॉल्यूम एलिमेंट लिखना है, दैट इज पैरामीटर इंटू विड्थ इंटू लेंथ। तो मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्मॉल शेल विल बी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, आपको यहां पे बी की एंड इसकी वैल्यू रख देनी है एंड मल्टीप्लाई कर देना है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम एलिमेंट से, एंड इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा टोटल मैग्नेटिक एनर्जी का। सो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी को पर यूनिट लेंथ से डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। Evaluate the expression for superconductivity Js of a superconductor where a finite fraction Ns of the total number of conduction electrons can participate in supercurrent. Ns is the number of superconducting electrons. Using the expression of supercurrent derives London equation and demonstrate that this leads to Meissner effect. What is the significance of London's penetration depth? ठीक है, so this question was asked in 2024 for 6 marks. तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट, हमें डिराइव करना है लंडन इक्वेशन एंड उसी से हमें प्रूफ करना है कि वो मिजनर इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं लंडन इक्वेशन की बात करूं तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लंडन इक्वेशन टेल्स यू द डायनामिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, डायनामिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्टार्ट कहां से करते हैं हम, किसी भी कंडक्टर के अंदर आपके पास दो फंडामेंटल इक्वेशंस आप लिख सकते हो, एंड वो फंडामेंटल इक्वेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास लगता है, मतलब सॉरी जो फोर्स लगता है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू योर QE। ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन, एंड सेकेंड इज कि आपके पास जो करंट डेंसिटी होती है दैट इज J,
वो किसके इक्वल होती है, I डिवाइड बाय A, एंड I होता है आपके पास NEA टाइम्स वेलोसिटी ड्रिफ्ट डिवाइड बाय A. So you can write your current density is simply NE times velocity drift. Okay, so similar to these equations you can write similar kind of expression for superconductors. So superconductor के केस में आपकी जो मास एक्सेलरेशन को मैं लिख रहा हूं d बाई वी, dv by dt, एक्सेलरेशन को मैंने लिखा है, एंड vsc इज योर वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल टू, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा, माइनस ई टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट सुपर कंडक्टर. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आप लिख सकते हो दैट करंट डेंसिटी फॉर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस, जस्ट यहां पे ये माइनस साइन है, फॉर्मूले में क्या होता है, वहां पे जब हमने डेरिवेशन की थी तो यहां पे हम Q लेते हैं. ठीक है, तो अगर आप Q को माइनस ई पुट करोगे तो यू विल गेट माइनस ऑफ एन ई, मतलब माइनस एन ऑफ एस सी इंटू ई वी, वेलोसिटी ड्रिफ्ट की जगह आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर. सो आई हैव रिटन दीज टू इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, जो कि हमारे कंडक्टर्स में होती है. ठीक है, फाइन. नाउ अब कैसे करेंगे, देखो इन दोनों इक्वेशन से कुछ डिराइव करने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं. तो राइट हैंड साइड में मेरे को डी वी एस सी बाई डी टी मिलेगा, उसको मैं यहां पर पुट करूंगा, लेट्स सी अगर हमारे पास कुछ मिलता है तो. सो डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, डिवाइड बाई डी टी इज माइनस एन एस सी ई डी ऑफ वी एस सी डिवाइड बाई डी टी. तो अगर मैं इसको सेपरेट करूं यहां से, एंड इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूं, तो इट विल बिकम, या आप एक काम करो, इसको सेम रखते हैं यहां पे, दैट इज, इसकी वैल्यू सेम रखते हैं, दैट इज जे ऑफ एस सी डिवाइड बाई डी टी, एंड एक काम करते हैं इसकी वैल्यू यहां से पुट करते हैं. सो माइनस एन एस सी इंटू ई, एंड इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ई ई डिवाइड बाई एम, वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, so this equation will become, it is माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बिकम एन एस सी ई स्क्वायर, एंड देन यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड. आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर पुट कर लेना. ठीक है, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, सो एंड डिवाइड बाय एम. दिस इक्वेशन इज नोन एज योर फर्स्ट लंडन इक्वेशन. फर्स्ट लंडन इक्वेशन. बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन मिजनर इफेक्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन. ठीक है, उसके लिए हमें सेकेंड लंडन इक्वेशन को ड्राइव करना पड़ेगा. तो यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट है. सेकेंड पार्ट में अब क्या करोगे, सो यू विल फॉर स्टेडी स्टेट, हम इन स्टेडी स्टेट हमारे पास क्या होता है, जो करंट डेंसिटी होती है वो जीरो हो जाती है. ठीक है, और यू कैन से दैट डिफरेंशिएशन ऑफ current density with respect to time is equal to zero. It means your current density is constant for steady state. So let's put this thing equal to zero. So अगर आप इसको equal to zero put करोगे, so you will get that your electric field is equal to zero. Electric field equals to zero means there is no voltage drop. It implies that there is no voltage drop across the superconductor. No voltage drop across superconductor, or you can say that the resistivity is zero. एंड सुपर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं. सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फील नो रेजिस्टेंस. ये एल नहीं है गाइस, इसको थोड़ा ध्यान से ड्रॉ कर लो. दिस इज रो, रेजिस्टिविटी इक्वल टू जीरो, एंड दिस थिंग इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फील no resistance inside superconductor, inside superconductor.
ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, एक इक्वेशन लिखते हैं दैट इज फ्रॉम फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड में लाते हैं, मतलब अपनी। सो फैराडेज लॉ क्या कहता है, दैट डेल क्रॉस ऑफ ई, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल बी, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज फैराडेज लॉ। ठीक है, नाउ अब E की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। सो डेल क्रॉस E विल बी इक्वल टू, del cross E will be equal to del cross, अगर मैं E की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं, सो इट विल बी m अपॉन एन एस ई स्क्वायर। ये जो E इक्वल टू जीरो आया है, ये स्टडी स्टेट के लिए था, लेकिन कंफ्यूज मत होना। सो m अपॉन एन एस ई स्क्वायर डी ऑफ, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ करंट डेंसिटी। फाइन, so let's take full derivative of this. So this term is equal to this term. So let's write, now let's take full derivative, that is dB by dt. So dB by dt is equal to माइनस, ये माइनस साइन इस साइड आएगा, मीन्स इस टर्म के, पूरी टर्म के बाहर माइनस साइन आएगा। एंड जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर लिख रहा हूं, डेट इज m अपॉन एन एस ई स्क्वायर। एंड अंदर क्या आएगा आपके पास, कर्ल ऑफ डी जे एस सी डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, सो इफ यू इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो आपके पास जो dt है ये दोनों साइड से हट जाएगा। सो योर इक्वेशन विल बिकम db, या आप कह सकते हो db इज इक्वल टू, अगर आप ड्रॉप कर दें हम dt को, सो इट विल बी, एंड इस d को हम बाहर लिखें क्योंकि ये टर्म तो कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिखो या इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखो। सो इट विल इंप्लाई सेम थिंग, दैट इज m अपॉन एन एस ई स्क्वायर कर्ल ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम जीरो टू टी। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करोगे, एंड तो एक आपके पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम टी, एंड एक टर्म आपके पास आएगी मैग्नेटिक फील्ड एट जीरो, थिकनेस जीरो। हम एक्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब सुपर कंडक्टर के बीच में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। सो ये टर्म आएगी कांस्टेंट, दैट इज m अपॉन एन एस ई स्क्वायर कर्ल ऑफ दिस टर्म। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक आपके पास आएगी ये, एंड करंट डेंसिटी एट जीरो। ये जो दो टर्म्स हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये जीरो है। कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है, एंड कंडक्टर के बीच में, जब लंदन इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे, जो लंदन जो वो थे साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अज्यूम किया था कि ये जो टर्म होंगी ये जीरो होंगी। ठीक है, सो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बी कितना आएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड बी विल बी इक्वल टू माइनस m डिवाइड बाय एन एस सी ई स्क्वायर इंटू डेल क्रॉस ऑफ जे एस सी, दैट इज योर करंट डेंसिटी। ओके, नाउ अब हम एक और इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज योर फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। सो नाउ यूजिंग fourth Maxwell equation, and fourth Maxwell equation is that curl of magnetic field is equal to mu naught into your current density. This is your fourth Maxwell equation. So हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में कर्ल लेते हैं दोबारा से। सो कर्ल ऑफ, टेकिंग कर्ल ऑन बोथ साइड्स इज म्यू जीरो कर्ल ऑफ JSC। ठीक है, जब आप इसको प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करोगे, सो इट विल बी इक्वल टू डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ, दैट इज डेल डॉट बी, एंड माइनस डेल स्क्वायर ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड
इज इक्वल टू, अब आप इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो हमने पीछे निकाली है ना, ये यहां से हम डेल क्रॉस जे एस सी की वैल्यू निकालते हैं इसकी टर्म बी की टर्म्स में। सो इट विल बी इक्वल टू, माइनस साइन आएगा म्यू जीरो इंटू एन एस सी ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम, ये टर्म रेसिप्रोकल हो गई है, इंटू योर मैग्नेटिक फील्ड बी। And we know that there exists no magnetic dipoles, so this term will give me 0. Why? Because there is no magnetic dipole exist. So divergence of magnetic field is always 0. So no magnetic dipole exist. ठीक है, तो माइनस साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एंड योर इक्वेशन जो आपके पास आएगी that will be that divergence square of B magnetic field is equal to mu 0 एन एस सी ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम इंटू मैग्नेटिक फील्ड। इस इक्वेशन को भी हम लंडन इक्वेशन बोलते हैं, लेकिन इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म और होता है। उस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या करते हैं, दिस इक्वेशन इज नोन एज सेकेंड लंडन इक्वेशन। ठीक है, एंड जहां पर ये कांस्टेंट है इसको हम एक पेनिट्रेशन डेप्थ मानते हैं। देखो वो कैसे मानते हैं वो समझाता हूं आपको। यहां पर अगर आप डायमेंशन चेक करोगे, जो ये होता है डेल स्क्वायर, इसकी डायमेंशन क्या होती है, डेल बाय डेल आर स्क्वायर, मतलब इसकी जो डायमेंशन होती है वो 1/L² होती है। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, सो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है आपके पास, डेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। सो लेट्स से उसकी अभी ऐसे रखते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। तो जो राइट हैंड साइड की डायमेंशन है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी ऊपर है, तो हमें जो ये जो टर्म है इसकी जो डायमेंशन होगी वो 1/L² होगी। तो डायमेंशन ऑफ म्यू जीरो एन एस सी ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम, इसकी जो डायमेंशन है वो 1/L² के इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहां पर मानते हैं कि डेट दिस इज इक्वल टू 1/λ² ऑफ एल। ठीक है, वेयर लैम्डा इज योर पेनिट्रेशन डेप्थ। ठीक है, वेयर लैम्डा इज योर पेनिट्रेशन डेप्थ, penetration depth. So you can rewrite your second London equation in this form, that del square of B magnetic field is equal to 1/λ² of L and then magnetic field. So this equation is also called second London equation. ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास ये पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, पेनिट्रेशन डेप्थ इट इज रफली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है पेनिट्रेशन डेप्थ का, वो है टू एक्सप्लेन द मिजनर इफेक्ट। तो देखो अगर आपके पास एक कंडक्टर है, लेट्स से दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, तो दिस थिंग इंप्लाइज, अगर हम वन डायमेंशन के लिए अपनी सेकंड लंडन इक्वेशन को लिखें, तो डेल स्क्वायर, सो डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेट्स से वन डायमेंशन के लिए इट विल बिकम डी स्क्वायर ऑफ बी डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1/λ² एल, एंड आपका b कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड में, बी एक्स। वन डायमेंशन के लिए मैंने इस फॉर्मूले को लिखा है, सॉरी इस फॉर्मूले को। ठीक है, सो अगर आप इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करोगे, तो इसका आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा, solution of this equation will be that magnetic field at length x in one dimension is equal to B0. B0 is the magnetic field at the surface into exponential, ये exponential solution आएगा इसका, that exponential minus x divided by lambda l. ठीक है, so this is your solution for this equation. And this equation explains the Meissner effect, that if you put, अगर जैसे आप सरफेस से अंदर की तरफ जाते हो तो your magnetic field reduces exponentially. So you can write that as x increases,
magnetic field B X reduces exponentially, where X is the distance from surface of your superconductor. तो आपकी जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये कैसे जाती हैं? सरफेस से पास होके जाती हैं, ठीक है, ऐसे सुपर कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती हैं। मतलब जितना क्लोज आप ड्रॉ कर सकते हो, जस्ट सरफेस को टच करके जाती है ऐसे। लेकिन सुपर कंडक्टर के अंदर जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जीरो होती हैं, ठीक है। एंड जो पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, आप कहोगे पेनिट्रेशन डेप्थ तो 500 एंगस्ट्रॉम की थी, तो ये जो मैंने थोड़ा सा ओवरलैपिंग यहां पर दिखाई है ना, ये 500 एंगस्ट्रॉम के अंदर ही लाई करता है, ठीक है। सो यही आपका क्या है? मीजनर इफेक्ट है। इसको हम रिपल्शन ऑफ एक्सपल्शन कह सकते हो, इसको एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाय सुपर कंडक्टर। ये जो मैंने पिंक सर्कल ड्रॉ किया है, दिस इज योर सुपर कंडक्टर, एंड ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, दीज आर योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दैट इज बी लाइंस। सो दिस इज मिजनर इफेक्ट, ठीक है। सो द एक्सपल्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द बल्क इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल डिके। आप लिख भी सकते हो यहाँ पे मिजनर इफेक्ट, that the expulsion of magnetic field line in the bulk is a direct consequence of this exponential decay. तो अगर क्वेश्चन में आपसे डेफिनेशन पूछता है मिजनर इफेक्ट की, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। मैंने फुल लेंथ मतलब डेरिवेशन करी है लंडन इक्वेशन की, फर्स्ट लंडन इक्वेशन, सेकंड लंडन इक्वेशन, एंड आपको पॉसिबल सिनेरियोज बताएंगे, ठीक है। Now let's move on to next question. So this was question number 3. This question was asked in 2025. So question number part A देखते हैं सबसे पहले इसका। The energy band for an infinite chain of atoms subject to a periodic distortion which is known as Peierls distortion are given by, मतलब आपको E के का एक्सप्रेशन दे रखा है, where beta 1 and beta 2 are two different hopping parameters due to presence of two different atomic spacing. तो आपके पास एक चेन ऑफ एटम्स है, उस चेन ऑफ एटम के बीच में अगर आपका कुछ स्पेसिंग आ जाती है एटम्स के बीच में, तो वहां पर एक होपिंग पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2। सो फाइंड आउट द ग्रुप वेलोसिटी एट द जोन बाउंड्री एंड हेंस आइडेंटिफाई द फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आपके पास जो ग्रुप वेलोसिटी होती है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सो ग्रुप वेलोसिटी आपके पास होती है 1 बाय एच कट डी बाई डी के। मतलब आप अपने एनर्जी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो के की टर्म्स में, एंड 1 बाय एच कट से मल्टीप्लाई कर दो, डेट विल बी योर ग्रुप वेलोसिटी। एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? एक वेव पैकेट की क्या स्पीड होती है, जो पैकेट ऑफ वेव्स है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, डेट इज नोन एज योर ग्रुप वेलोसिटी। सो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से इसको अल्फा मान लेते हैं। सो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, बीटा 1 माइनस बीटा 2 स्क्वायर प्लस 4 बीटा 1 बीटा 2 एंड देन यू हैव कोस स्क्वायर के ए, ठीक है। इसको हमने बीटा 1 मान, बीट अल्फा मान लिया, सॉरी। तो आपका जो ई के का एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा? ई प्लस माइनस के विल बिकम प्लस माइनस यू पावर 1/2, नॉट यू, हमने अल्फा माना है, सो अल्फा पावर 1/2। तो इफ यू अब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, सो इट विल बिकम डी ई बाई डी के
विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 1/2 आगे आ जाएगा, दैट इज प्लस माइनस 1/2। अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 माइनस 1। जैसे आप x की पावर n को अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास क्या आता है, n पावर सामने आ जाएगी एंड x की पावर n-1 हो जाएगी। तो अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी, -1/2। एंड फिर आपको लिखना है डी अल्फा बाय डी के। तो सबसे पहले आपको डी अल्फा बाय डी के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो अगर आप यहां से डी अल्फा बाय डी के कैलकुलेट करोगे तो फर्स्ट टर्म से तो जीरो आएगा। सेकेंड टर्म में कोस स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे, सो 4β1 β2 तो कांस्टेंट है, कोस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास आएगा 2 कोस के ए। फिर आपको कोस के ए का डिफरेंशिएशन करना है तो आपके पास आएगा माइनस साइन के ए। एंड जब अंदर के ए को डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट ए। तो डी अल्फा बाय डी के इज इक्वल टू -4β, ये माइनस साइन यहां पर आएगा, सो -4 β1 β2 ए, ये ए आएगा। एंड में जो 2 साइन ए इंटू कोस ए है, इसको मैं साइन 2a लिख देता हूं, तो साइन 2ka, ठीक है। अब डी अल्फा बाई डी के की वैल्यू यहां पर रख देते हैं एंड इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, कैसे लिख रहा हूं देखो इस इक्वेशन को, प्लस माइनस 1/2, अल्फा को मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं, डेट इज अल्फा पावर 1/2 इंटू डी अल्फा बाई डी के। तो अल्फा की वैल्यू तो हमें सेम रखनी पड़ेगी, डी अल्फा बाई डी के की वैल्यू हम ये रखेंगे। तो आपके पास जो ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, Vg विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/h कट, ये 1/h कट de बाई डी के। अब de बाई डी के किसके इक्वल है, 1/2 टाइम्स अल्फा, सो 1/2 टाइम्स अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या है, पूरा एक्सप्रेशन रख दो उठा के, सो β1 माइनस β2 स्क्वायर प्लस 4β1 β2 कोस स्क्वायर ऑफ के ए पावर 1/2। एंड अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, डी अल्फा बाई डी के की, सो इट इज इक्वल टू -4β1 β2 -4β1 β2 इंटू ए इंटू साइन ऑफ 2ka। दिस इज योर डी अल्फा बाई डी के। सो दिस इज योर ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। आप इस माइनस साइन को यहां पर मल्टीप्लाई करके इसको माइनस प्लस कर दो, देखो कैसे, इस प्लस माइनस को आप माइनस प्लस कर दो, सो इट विल बिकम माइनस प्लस, फाइन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ऐसे। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। अब जोन बाउंड्री पर, एट जोन बाउंड्री हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती है, सो एट जोन बाउंड्री standing waves are formed, standing waves are formed एंड स्टैंडिंग वेव्स के कारण, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है, जिनकी ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास 0 होती है। You will write that group velocity is 0 at the zone boundary एंड Vg की वैल्यू 0 कब होगी, देखो ये सब तो कांस्टेंट है, β1 β2 ये सब कुछ कांस्टेंट है। तो जब आप न्यूमरेटर को 0 कर दोगे, तो न्यूमरेटर में आप साइन 2ka को 0 पुट करोगे, सो यू विल गेट साइन 0 कहां पर होता है, सो फर्स्ट टाइम कहां पर आता है साइन 2k 0, मतलब साइन की वैल्यू 0 कहां पर होती है, एट पाई, 0 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो यहां से आपका अगर k चेक करोगे तो k इज इक्वल टू π/2a। सो दिस इज योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, BRILLOUI। सो दिस इज योर फर्स्ट ब्रिलियन जोन। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्वेश्चन। हमने ग्रुप वेलोसिटी फाइंड की, जोन बाउंड्री पर देखा कि वो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती है तो वहां पर ग्रुप वेलोसिटी 0 होती है, एंड हेंस हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन बाउंड्री को कैलकुलेट किया, दैट इज k इक्वल्स टू π/2a,
ठीक है। लेकिन यहां पर आप कहोगे कि हमारी जो जोन बाउंड्री मतलब फर्स्ट बिलियन जोन होता है वो तो प्लस माइनस π/2a होता है। तो ये जो डिस्टोर्शन है ना, इस डिस्टोर्शन के कारण इसका एक जो यूनिट सेल होता है वो डबल हो जाता है कुछ एटम्स का, तो उसके कारण ये हमारे पास +-2a आता है। ठीक है, वो आता यहीं से है। लेकिन नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस वाज आई थिंक सेम क्वेश्चन, पार्ट बी। कैलकुलेट 1/mij वेयर ij इज x एंड y। तो ये एक तरह से आपके पास एक टेंसर है जिसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो 2x2 का मैट्रिक्स है, वेयर i एंड j आर x एंड y इन मैट्रिक्स फॉर्म फॉर द फॉलोइंग एनर्जी डिस्पर्सन रिलेशन ऑफ स्क्वायर लैटिस विद लैटिस पैरामीटर a एंड वेव वेक्टर k इक्वल्स टू kx एंड ky एट दीज पॉइंट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट दीज पॉइंट्स। ek का रिलेशन हमारे पास गिवन है। तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास जो इफेक्टिव मास का फॉर्मूला होता है, इफेक्टिव मास फॉर्मूला वो क्या होता है, अगर आप रिकॉल करो तो 1/m स्टार वो कुछ ऐसा होता है, 1/h⁻² डेल स्क्वायर ऑफ ई डिवाइड बाय डेल के स्क्वायर। ठीक है। सो सिमिलरली अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करूं मतलब टेंसर फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला कैसा दिखेगा, मतलब तो 1/mij विल बी इक्वल टू एच क्रॉस तो सेम रहेगा, एच कट स्क्वायर। ये जो डेल स्क्वायर ई है एंड जो डेल के स्क्वायर है, इसको हमें दो पार्ट में लिखना पड़ेगा, दैट इज डेल के आई एंड डेल के जे। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। एंड हमारे पास जो ये राइट हैंड साइड में जो ये एलिमेंट है, ये भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है एंड ये भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है 2x2 की। तो इसकी मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हो आप। इसके अंदर 2x2 की ये मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, उनके लिए आई एंड जे की वैल्यू इक्वल होती है। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपके पास डेल स्क्वायर ऑफ ई डिवाइड बाय, इक्वल का मतलब ये भी एक्स एंड ये भी एक्स, सो इट इज इक्वल टू डेल के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये डायगोनल एलिमेंट कितना होगा, डेल स्क्वायर ऑफ ई डिवाइड बाय डेल के वाई स्क्वायर। अब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कैसे लिखोगे, डेल स्क्वायर ई डिवाइड बाय डेल के एक्स डेल के वाई। सिमिलरली ये मैट्रिक्स एलिमेंट कैसे लिखोगे, डेल के एक्स एंड डेल के वाई। फाइन। सो बेसिकली अगर हम इन चार एलिमेंट्स को, मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैलकुलेट कर लें एंड यहां पर पुट कर दें एंड 1/h² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास ई के का रिलेशन है, इस इक्वेशन मतलब इस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू के। तो काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। आपका जो ई के का एक्सप्रेशन है देखो, इज इक्वल टू -E0 cos ऑफ के ए प्लस cos ऑफ के वाई ए। So first let's differentiate with respect to kx. So del of e divide by del kx is equal to, देखो x यहां पर है, यहां पर kx है। ठीक है, सो सिर्फ यही टर्म डिफरेंशिएट होगा एंड जब आप कोस को डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट माइनस साइन, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड कोस का क्या बन जाएगा, साइन के एक्स ए। जब के एक्स ए को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू के एक्स तो आपके पास ए मल्टीप्लीकेशन में आएगा, सो ए इंटू E0, ये क्या होगा, डेल ई बाय डेल के एक्स। सिमिलरली डेल ई बाय डेल के वाई कितना होगा आपके पास, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगेन माइनस माइनस विल बिकम पॉजिटिव एंड इट विल बी इक्वल टू AE0 साइन ऑफ के वाई इंटू ए। एक काम करते हैं, इनको दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि हमें अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करोगे तो डेल के एक्स स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में। तो लेट्स डिफरेंशिएट वन मोर टाइम। तो डेल स्क्वायर ऑफ ई डिवाइड बाय डेल के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या होगा, साइन का कोस हो जाएगा एंड दोबारा से यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे वाई के साइड, तो साइन का कोस हो जाएगा एंड
ए स्क्वायर हो जाएगा, नॉट के एक्स, के वाई। फाइन। नाउ लेट्स कैलकुलेट द ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज डेल स्क्वायर ऑफ ई। सबसे पहले आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देन y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो ये वाली टर्म है आपके पास डेल ई बाई डेल के एक्स, तो ये आएगी। अब आपको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, लेकिन इसमें तो कोई y का कंपोनेंट नहीं है, तो इट मींस योर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विल बी 0। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, सो इस मैट्रिक्स में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे, दैट इज योर डायगोनल एलिमेंट्स। आपके ये जो एलिमेंट्स हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये 0 होंगे, ठीक है। फाइन। अब आपको इन दो पॉइंट्स पर कैलकुलेट करना है, दैट इज k इज टू एट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास k इज टू 0 0, एंड ये किसकी वैल्यू है, kx एंड ky की वैल्यू। तो यहां पर लिखते हैं एट k इज टू 0,0। तो ये जो एलिमेंट है ये कितना हो जाएगा, जब आप पोस्ट के एक्स को 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो इट बिकम्स 1। तो एंड दूसरे, हाँ तो ये कितना होगा, देखो आपके पास इट विल बी सिंपली इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई 0। जब आप के वाई को 0 पुट करोगे तो कोस 1 हो जाएगा, सो इट विल बिकम बी ए स्क्वायर ई 0। फाइन। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास एट पाई बाई ए कोमा पाई बाई ए, एट के इज इक्वल टू पाई बाई ए कोमा पाई बाई ए। सो अगर आप यहाँ पे के एक्स की जगह पे पाई बाई ए पुट करोगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, एंड कोस पाई मीन्स कोस 180 डिग्री इज -1। तो इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ई 0। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू ई 0। ये पार्ट आपको लास्ट में करना है, वैल्यूज पुट करने का, ठीक है। सो इसी पेज पर लिख देते हैं, सो योर एक्सप्रेशन ऑफ 1 बाय एम आई जे will be equal to 1 by h cross square, so 1 by h cross square into this matrix element, and इस मैट्रिक्स एलिमेंट में अगर इस पॉइंट के लिए बात करें, दिस इज 4 पॉइंट, एक मिनट, दो डिफरेंट वैल्यूज आएंगे आपके पास, 4k इज टू 0,0। आपके पास जो ये मैट्रिक्स एलिमेंट 1 अपॉन एम आई जे आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, यहां पर आप पुट करोगे ए स्क्वायर ई 0 ए स्क्वायर ई 0। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर ई 0 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, सो ए स्क्वायर ई 0 डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर, एंड ये मैट्रिक्स एलिमेंट आपके पास ये हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ योर आंसर फॉर दिस पॉइंट 0,0। दूसरे पॉइंट के लिए कितना आएगा, सो 4k इज इक्वल टू पाई बाई ए कोमा पाई बाई ए, योर एलिमेंट 1 बाई एम आई जे इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन आएगा, माइनस ए 0, या आप ए 0 ही कॉमन लो, ए 0 ई 0 डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर। तो आपका मैट्रिक्स एलिमेंट कितना हो जाएगा, -1 0 0 एंड -1। ठीक है, समझ आया, फाइन। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं, आपके पास इफेक्टिव मास का फॉर्मूला ये होता है, आपने इसको टेंसर फॉर्म में लिखा, तो आपको जो राइट हैंड साइड है आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे। तो हमने क्या किया, इन इंडिविजुअल डायगोनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट किया, एंड वी फाउंड कि हमारे जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो 0 हैं, एंड बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको हमने इन पॉइंट्स पर कैलकुलेट कर लिया। तो जब हमने इन पॉइंट्स पर कैलकुलेट किया तो हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इस एलिमेंट की वैल्यू लिख दी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था लंडन इक्वेशन का, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे, क्या ये सेम टाइप ऑफ सेकंड लंडन इक्वेशन नहीं है।
हमने अपनी लंडन इक्वेशन कैसे लिखी थी, डेल स्क्वायर ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड -1/λ² पेनिट्रेशन डेप्थ इनटू बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 0। हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो कुछ ऐसी थी। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, जहां पर बी है वहां पे डेल बी बाय डेल टी है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसमें सेम स्टेप्स करने हैं जो आपने पिछले क्वेश्चन में किए थे। मैं बता देता हूं एंड देन हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, आई नो। तो देखो, आपको यहां से स्टार्ट करना है, यहां से नहीं। जब आप फर्स्ट लंडन इक्वेशन तक आ जाओगे, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर जब आप इस इक्वेशन पर आ जाओगे, आपको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। तो जब आप डेल बी बाय डेल टी कर दोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, डेल ऑफ जे एस सी डिवाइड बाय डेल टी। फाइन। देन उसके बाद आपको जितने भी स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हैं सारे सेम स्टेप्स लिखने हैं, लेकिन जहां पर बी होगा वहां पे डेल बी बाय डेल टी एंड डेल जे एस सी बाय डेल टी। दोबारा से आप कर लोगे उस इक्वेशन का। जब आप कर लोगे तो इसके अंदर ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। यहां पर कितना आएगा, डेल बी बाय डेल टी। देखो मैं येलो से इसलिए लिख, बट ये फिर पेज खराब हो जाएगा ना, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, डेल बी बाय डेल टी एंड यहां पर भी डेल बी बाय डेल टी। तो ये इक्वेशन में भी डेल बी बाय डेल टी, डेल बी बाय डेल टी। इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करोगे तो यहां पर भी डेल बी बाय डेल टी एंड डेल बी बाय डेल टी। फाइन। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि 2025 में आपसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन को रिपीट करना है, जस्ट आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे। सो आई होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड्स। इनमें से हो सकता है एक क्वेश्चन आपको सिमिलर काइंड ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन सिमिलर आपको एग्जाम में दिखे, क्योंकि जो टॉपिक्स हैं इन क्वेश्चंस के वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है लंडन इक्वेशन, तो ये 2024 में भी आया था, 2025 में भी आया था। जस्ट आपको एक स्टेप अहेड जाना था, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है इफेक्टिव मास से रिलेटेड। जस्ट आपको मॉडिफिकेशन क्या थी कि आपको टेंसर फॉर्म में लिखना था। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ई के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एनर्जी इन के स्पेस आपको दे रखी होती है। वो हो सकता है आपसे ग्रुप वेलोसिटी पूछ ले, हो सकता है आपसे इफेक्टिव मास पूछ ले, ब्रिलियंट जोन के ऊपर कंडीशंस पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो वही है लंडन इक्वेशन का। एंड इससे पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का, इसमें बहुत ही सिंपल कंसेप्ट यूज हुआ है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करने हैं। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, कॉपी में लिखिए एंड फिर एग्जाम से पहले इसको रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जो कि मैंने शुरुआत में आपसे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। बाय बाय।